नमस्कार। प्रारब्ध के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं गौरव प्रधान जी का। गौरव प्रधान जी का इंट्रोडक्शन अगर हम कराएं तो मेरे पास शब्द निश्चित रूप से कम पड़ जाते हैं। आप न सिर्फ एक समाज विज्ञानी हैं, पेशे से टेक्निकल व्यक्तित्व हैं, लेकिन उसके बाद रक्षा हो, विदेश हो, संचार हो या मानविकी से जुड़े हुए भारत और समाज के पहलू कोई भी हो, 24x7 सतत चिंतन, सतत मनन और सतत उसकी व्याख्या करने के व्यक्तित्व के धनी हैं गौरव प्रधान जी। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते अविनाश भाई, कैसे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा। प्रारब्ध के इस मंच पर आपको देख के और आपसे बातचीत करके न सिर्फ मुझे बल्कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगता है। दर्शकों, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आते ही आज जिस तरीके से पूरी भारत की राजनीति कांग्रेस और गैर कांग्रेसी खेमे में बटी हुई है, लेकिन शास्त्री जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जहां आके कांग्रेस या पार्टी इसका भेद ये खत्म हो जाता है आज भी, चाहे वो राष्ट्रवादी राजनीति हो और चाहे वो भारत की राष्ट्रीय केंद्रित राजनीति का मामला हो। लेकिन कुछ बातें शास्त्री जी के साथ दफन हो गई। बहुत से ऐसे इंसिडेंट हैं जिन पर अलग अलग हम बात करते रहेंगे, लेकिन ये बात तो सब जानते हैं कि 10 जनवरी 1966 में ताशकंद में भारत और पाकिस्तान इन दोनों के साथ शांति समझौता हुआ और इसके ठीक 12 घंटे के बाद 11 जनवरी तड़के शास्त्री जी की मौत हो गई। शास्त्री जी की मौत के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। कभी 14 अक्टूबर 1970 को उनकी पत्नी सुशीला देवी ने बाकायदे धर्मयुग में एक इंटरव्यू में उनके मृत्यु पर शक जताया था और हत्या की साफ साफ आशंका व्यक्त की थी। लेकिन आज हमारा ये विषय नहीं है। हमारा विषय ये है, लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत के बाद 13 दिन के लिए गुलजारी लाल नंदा केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हुए और उसके बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं। यही लाल बहादुर शास्त्री जब 11 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो जाती है तो एक बार फिर 13 दिन के लिए गुलजारी लाल नंदा भारत के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन यहां हम गौरव जी से दो बातें पूछेंगे। तो आइए पहली बात पूछते हैं। गौरव जी, शास्त्री जी की मृत्यु के बाद भारत पर दरअसल राज किसने किया, शासन किसका था? देखो अविनाश भाई, शास्त्री जी की मृत्यु के बाद शासन किसने किया, उसके लिए ये जानना आवश्यक है कि आजादी के बाद भारत में शासन किसने किया। बीज वहां पर है। आप भी जानते हैं और आपके दर्शक भी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू पहली पसंद नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो वोटिंग हुई थी उसमें 14 वोट पड़े थे, जिसमें 13 नेहरू के अगेंस्ट थे, सरदार पटेल के फेवर में थे और एक नेहरू के फेवर में था। और जोर जबरदस्ती करके नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में शासन भी माउंटबेटन के हाथ में था। भारत के आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ विदेशी थे, ब्रिटिश थे, भारतीय नहीं थे। तो आजादी के बाद भी शासन उन्होंने चलाया। ये बात ये तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, इसमें मेरी तो कोई खुराफाती बात नहीं बता रहा मैं। नेहरू जी की हत्या के बाद, नेहरू जी की मौत के बाद शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने और भारत पाक युद्ध की समझौते के लिए ताशकंद गए थे। यहाँ ये समझने की जरूरत है कि जब भारत आजाद हुआ था तो भारत इसलिए आजाद नहीं हुआ था कि गांधी जी की यात्राओं की वजह से या अहिंसक आंदोलन की वजह से या असहयोग आंदोलन की वजह से। भारत आजाद होना का मूल कारण, भारत 1943 में आजाद हो गया था। सुभाष चंद्र बोस मेन चीज थे और 9 सितंबर 11 या 16 सितंबर 1946 को यूनियन जैक के नीचे नेहरू जी को शपथ दिला दी गई थी भारत के प्रधानमंत्री की। क्यों? उसका कारण यह है कि जो विद्रोह हुआ था नेवी का, भारतीय नेवी के सैनिकों का, जो कि भारतीय थे,
उनका विद्रोह हुआ था, वो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और जो पुलिस सेवा है उसमें फैल चुका था, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके लिए उन्हें ब्रिटिश को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो भारतीय हो लेकिन उनके हिसाब से काम करे, और आपको सितंबर 1946 में नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब आप सोच लीजिए कि आज़ादी के बाद, आप आज़ाद नहीं हुए थे, कहने को वो 15 अगस्त 1947 आज़ादी का दिन है, आप आज़ाद सच्ची में नहीं हुए थे। लेकिन नेहरू जी को यहाँ से ये बात समझ में आ जाती है कि नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे किसका हाथ था। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आते हैं शास्त्री जी पे। नेहरू जी की मौत के बाद शास्त्री जी भी कांग्रेसी थे, वो भारत के प्रधानमंत्री बने, सिंपल थे, वो ताशकंद गए। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो सबने यही सोचा कि एक और कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना है, वैसे ही काम करेंगे, वैसे ही हमारे हिसाब से काम करेंगे। पर शास्त्री जी निकले तेज। शास्त्री जी ने पहले तो जय जवान जय किसान का नारा लगाया, और उसके बाद लोगों को शायद पता नहीं, आज की युवा पीढ़ी को तो पता नहीं होगा, लेकिन शास्त्री जी ने एक वक्त भोजन ना करने की बात कही थी, ताकि वो जो अनाज अमेरिका से आता था, जिसको शायद रेड व्हीट कहते लाल थे, गेहूं। लाल लाल गेहूं, गेहूं। जो वहां पर जानवर भी नहीं खाते थे, वो भारत को बेचा करते थे। और उससे निजात पाने के लिए शास्त्री जी ने कहा था कि एक वक्त का भोजन छोड़ दो। हम्म। भोजन छोड़ने से लोगों ने माना, भाई आज की युवा पीढ़ी तो करती है, भाई हम पिज्जा क्यों छोड़ दें, ठीक है, हमारा बर्थ राइट है खाना। लेकिन शायद उस समय का भारत, देशभक्त भारत ज्यादा था, और शास्त्री जी के कहने के बाद एक वक्त का भोजन छोड़ दिया, जिससे किसके पेट पे लात पड़ी? विदेश के पेट पे लात पड़ी। आजादी के बाद ये दुनिया, भारत की आजादी के बाद ये दुनिया दो हिस्से में डिवाइड होती है। भारत एक ऐसी स्वीट स्पॉट था दुनिया में, जिसके राइट में, ईस्ट पार्ट में, आपका ईस्ट और ऊपर की तरफ पूरा सोवियत संघ का कंट्रोल था, और लेफ्ट पार्ट में जो कि पाकिस्तान ऑनवर्ड, वो सारा CIA के कंट्रोल में था, अमेरिका के कंट्रोल में था। तो राइट साइड कंट्रोल करता था आपका KGB, और लेफ्ट साइड कंट्रोल करता था CIA, भारत बफर जोन था। तो जब अब गेहूं पे पहली बात हुई, अब उनको सबको लगा कि शास्त्री जी वो व्यक्ति हैं, एक तो कर्मठ हैं और जमीन से उठे हुए हैं, गांव की बात जानते हैं, जय किसान जय किसान जय जवान जय किसान का नारा दे चुके हैं। किसान और फौज उनके लिए प्राथमिकता थी। दोनों में से कोई भारत की फौज को मजबूत होना देखना नहीं चाहता, और दोनों में से कोई भारत को अनाज संपन्न देश होना नहीं चाहता था। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वही है, सेम चीज है, फौज और अनाज। 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, तब मैंने लिखा था कि मोदी का अगले 10 साल का मिशन किसान और आपकी फौज होगा। ये 2 लाइन लिखी थी ट्विट पे, अगर मिल जाए, क्योंकि अब तो ट्विटर अकाउंट नहीं है तो नहीं पता, लेकिन ये मैंने 2 शब्द लिखे थे। तो शास्त्री जी को एलिमिनेट करना जरूरी था, क्योंकि शास्त्री जी अगर रहते तो भारत का जो स्वरूप है वो कुछ और ही होता। भारत शायद उस समय से संपन्न होना शुरू हो चुका होता, लेकिन नेहरू को हटाना था और उसके बाद इंदिरा गांधी को लाना था। शास्त्री इंदिरा जी को हटाना था। हाँ शास्त्री जी को हटाना था, आप नेहरू बोल हाँ, गए। शास्त्री जी को, मैं वही कह रहा हूँ, शास्त्री जी को हटाना था। अब शास्त्री जी को हटाने के लिए जब आपने विदेश में शास्त्री जी की हत्या करी, तो अब वो इंक्वायरी तो हो नहीं सकती विदेश में, भारतीय एजेंसियां तो जाके इंक्वायरी कर नहीं सकती। काम किसने करा ये डाउटफुल है, लेकिन काम जहां तक हम जानते हैं, काम CIA का था, क्योंकि वो KGB के अंदर जाके उन्होंने वहां पर मारा कि अब करो, इंक्वायरी नहीं कर सकते आप, विदेश में मारना सबसे अच्छा आसान काम होता है, आप भारत में इंक्वायरी नहीं कर सकते। तो वो चीज दबी की दबी रह गई, और उस पे इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी भी रूप में कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, चाहे भारत में हो। एक रिसर्च भी होती है, मैं कह रहा हूँ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ना सही, एक
रिसर्च भी होती है, जो भी उन्होंने इंदिरा गांधी ने नहीं करी। दूसरी बात, शास्त्री जी की हत्या के बाद जो कुक शास्त्री जी के साथ गया था वो पाकिस्तानी मूल का था और हत्या के बाद वो सीधा पाकिस्तान भाग गया। अब आती है बात, अब आती है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो अब यहाँ काउंटर हुआ कि भारत को कंट्रोल कहीं सीआईए ना कर ले, केजीबी को करना है। अब यहाँ से गेम शुरू होता है और यहाँ से चेन ऑफ कोइंसिडेंस शुरू होते हैं। चेन ऑफ कोइंसिडेंस को एक शब्द, एक लाइन में अगर डिफाइन करें तो मैं पूछना चाहता हूं, लोगों से विचार कीजिए कि सोनिया गांधी ने कभी नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, राजेश पायलट, माधवराव सिंधिया, एपीजे कलाम को कभी माफ नहीं किया। द ओनली पर्सन जिसको सोनिया गांधी ने माफ किया वो थे उनके पति के किलर। बात समझ में आ रही है आपको? अब आपको क्रोनोलॉजी समझा देता हूं थोड़ी सी। मैं डेट पे नहीं जा रहा हूं, डेट है मेरे पास लेकिन मेरे को याद नहीं है। सोनिया गांधी की शादी हुई 1968 फरवरी में। सितंबर 1968 को भारत में रॉ का जन्म हुआ, जिसको उस समय बोला जाता था कैप्सेक, क्योंकि रॉ अपनी एजेंसी नहीं बनी थी। कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर एक रिसर्च विंग क्रिएट किया गया था। क्यों? ताकि वो लाइमलाइट में ना आए, वो छिपा हुआ रहे। ये जो दोनों महारथी एजेंसीज थी, इन दोनों से छिपा हुआ रहे। तो केएन राव ने जब इसकी नींव रखी रॉ की, तब इसका नाम था कैप्सेक। तो सवाल यह है कि यहाँ डेट का कोइंसिडेंस देखिए कि शादी के बाद जब बहू घर आ गई, प्रधानमंत्री के घर में आई ना, प्रधानमंत्री के घर में आके उसने, वहां रॉ का जन्म हुआ भारत में। और उसके बाद अब आप हिसाब लगाइए, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले संजय गांधी की डेथ हुई। ये 1968 से 2022 तक की मैं बात कर रहा हूं और इन डेटों को थोड़े लोग दर्शक भी रिसर्च कर लें। संजय गांधी की डेथ होती है हवाई जहाज क्रैश में। क्या प्रधानमंत्री का बेटा एक ऐसे हवाई जहाज में था जिसके टेस्ट नहीं हुआ थे? लेकिन संजय गांधी की डेथ हो जाती है। संजय गांधी की डेथ के बाद सबसे पहले जो घर से बाहर निकाला जाता है जिसे, वो है संजय गांधी की वाइफ और उनके बेटे को। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इंदिरा गांधी के बाद उनकी कुर्सी का उत्तराधिकारी नेचुरल रूप से संजय गांधी थे। बिल्कुल स्वाभाविक तो उत्तराधिकारी वही थे। वही थे। तो उत्तराधिकारी को हटाने का मतलब है कि अब पीएम हाउस पे टोटल कंट्रोल और अपने बंदे को वहां पर सेट करना। कौन है वो? राजीव गांधी। उसके बाद माधवराव सिंधिया। माधवराव सिंधिया इलेक्शन कैंपेन के लिए जा रहे थे। माधवराव सिंधिया के साथ आज के जो मणिशंकर अय्यर हैं वो उनके साथ जाने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे एक संदेश आता है और मणिशंकर अय्यर हेलीकॉप्टर में प्लेन में चढ़ने से पहले ही उतर जाते हैं। ठीक, माधवराव सिंधिया की डेथ हो जाती है। क्यों? माधवराव सिंधिया ने सोनिया गांधी की जो सुप्रीमेसी है उसको चैलेंज कर दिया था। करेक्ट। चलो माधवराव सिंधिया से दो चीजें पहले और बताता हूं। राजीव गांधी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी की डेथ हुई 1984 में। चुनाव आ रहे थे, सर्वे ये कह रहा था कांग्रेस साफ हो चुकी है। ठीक, तभी इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है और सारा अनअपोज्ड राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मतलब रिकॉर्ड सीटें आई थी। विपक्ष का तो लेना ही देना नहीं था दूर दूर तक कोई, क्योंकि सिंपैथी वेव थी। उसके बाद इंदिरा गांधी जब बनी 1991 में, जो चुनाव हो रहे थे, जब राजीव गांधी श्री पेरुम्बतूर गए थे तो वो इलेक्शन के बीच में गए थे। एक फेज का इलेक्शन हो चुका था हो चुका था। और उस फेज में कांग्रेस साफ हो चुकी थी बिल्कुल, यानी दूसरे फेज में भी साफ होनी थी। लेकिन तभी बीच में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है और दूसरा फेज टोटल 100% कांग्रेस के फेवर में चला जाता है।
रिकॉर्ड मार्जिन से जीत जाते हैं। और सोनिया गांधी ने आज तक किसी को माफ नहीं करा, लेकिन राजीव गांधी के मर्डर्स को माफ करा। अब राजीव गांधी निकल लिए, इंदिरा गांधी निकल ली, उस पीएम के घर पे एक छत्र अधिकार किसका था? सोनिया गांधी का। ठीक है, अब आए माधवराव सिंधिया। माधवराव सिंधिया ने चैलेंज करा सोनिया गांधी की प्रेसिडेंसी, कांग्रेस की प्रेसिडेंसी को। माधवराव सिंधिया हवाई जहाज में मर गए। फिर राजेश पायलट ने चैलेंज करा सोनिया गांधी की प्रेसिडेंसी को। उन्होंने बोला मैं बहुत जैसे कहते हैं जन नेता हूं, तो मेरी प्रेसिडेंसी होनी चाहिए। वो कार एक्सीडेंट में चले गए। ठीक, मैं क्रोनोलॉजी आपको समझा रहा हूं, आप समझो। उसके बाद प्रेसिडेंट जैल सिंह जब प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी के वक्त में भी थे, ठीक है ना, जब एंटी सिख राइट हुए तो जैल सिंह राजीव गांधी को फोन कर रहे थे, लेकिन राजीव गांधी ने सिख राइट में जैल सिंह के फोन नहीं उठाए। जैल सिंह मरने के बाद जब पंजाब जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था मैं पंजाब जाके बोफोर्स की और बहुत सारी और जानकारियां पब्लिक करूंगा। रास्ते में ट्रक एक्सीडेंट, कहां से ट्रक आया किसी का नहीं पता, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, लेकिन वो ट्रक एक्सीडेंट में कार से टक्कर हुई और जैल सिंह निकल लिए। दोरजी खांडू, बहुत सारे लोग ये नाम नहीं जानते होंगे, अरुणाचल प्रदेश के हैं, चीफ मिनिस्टर थे। दोरजी खांडू, नया हेलीकॉप्टर गिर जाता है, वो मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट थे उसके अगेंस्ट दोरजी खांडू थे, और माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट में फायदा किसका था? नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। उसके बाद आप आइए, एक इंदिरा गांधी के टाइम के व्यक्ति हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, नाम सुना होगा आपने। योगा टीचर थे, गुरु थे, जो भी। अब आगे क्या कई तरीके से नाम सुना है जी। कई तरीके से नाम सुना है। कहाँ, किस में डेथ हुई उनकी? उनकी भी डेथ वहीं हुई ना, क्योंकि वहां पर चैलेंज आ गया था। उसके बाद आप लीजिए जितेंद्र प्रसाद, कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने लड़ा, ब्रेन हेमरेज हो गया उन्हें। ब्रेन हेमरेज तब होगा जब दिमाग पे चोट लगेगी। उसके बाद आप नाम लीजिए सुनंदा पुष्कर। सुनंदा पुष्कर क्यों गई? क्योंकि वो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी आईपीएल की बातें खोलने। ठीक है, वो तो सबने देखा है, जो ब्लैकबेरी एक्सचेंज हुए थे मैसेजेस, सुनंदा पुष्कर उसमें चली गई। अगेन चैलेंज किसको हो रहा था? सोनिया गांधी को। उसके बाद आप वाईएसआर रेड्डी को देखिए। वाईएसआर रेड्डी, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं तेलंगाना कैसे बना, आंध्र प्रदेश कैसे बना। पॉलिटिकल अपनी अलग बात है, लेकिन असलियत ये है कि तेलंगाना बनाने के पीछे दो लोगों का हाथ था, सोनिया गांधी और अहमद पटेल। और दो व्यक्ति कांग्रेस के जो तेलंगाना बनाने के फेवर में नहीं थे, उनका नाम था मनमोहन सिंह और दिग्विजय सिंह। ये, क्योंकि हम परसेप्शन पे जीते हैं, हम सबको एक ही पेंट ब्रश से पेंट करते हैं, इसलिए हमें ये नहीं पता कि असलियत क्या है। जबकि तेलंगाना के अगेंस्ट में जो थे वो मनमोहन सिंह और दिग्विजय सिंह थे। सोनिया गांधी और अहमद पटेल फेवर में थे। उनको ये लगता था इसको करने के बाद हम चुनाव जीत जाएंगे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों हम जीत जाएंगे, जहां से दोनों से उखाड़ दिए गए। इसका अपोज किसने किया था? वाईएसआर रेड्डी ने। कहाँ गए? क्रैश में मारे गए। तो आप देखिए 1968 से लेके 2022 तक की मौतों का कोई हिसाब नहीं है, कोई वो नहीं है। अच्छा, एक और मौत आपको बताऊं, वाड्रा फैमिली, बिल्कुल माँ और बेटी जिंदा है ना। क्यों? क्योंकि जो बाकी रॉबर्ट वड्रा के पिता थे या जो और भाई बहन थे, उन्होंने अपना क्लेम मांगा, साफ हो गए। जो चरण पे आ गए, जो झुक गए, वो बच गए। तो ये मौतें क्या चल रही हैं? अब 1991 में क्या हुआ था? 1991 में सोवियत संघ टूटा था। सोवियत संघ टूटने के बाद नेचुरल है कि केजीबी भी खत्म हो गई। ठीक,
अब वो नई एजेंसी, अब वो रशिया बन गया। सोवियत संघ कम्युनिस्ट नेशन था, रशिया ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है। तो अब भारत का कंट्रोल पूर्ण रूप से कहां गया? रशिया के पास। ना, सीआईए के पास। रशिया तो वीक था, रशिया तो वीक था। नहीं ओके। नहीं भाई, 13 टुकड़े हुए थे, 13-14 टुकड़े हो गए थे, 16 या 13 टुकड़े हुए थे, और वो वीक था। तो टुकड़े भी किसने करे थे? सीआईए ने करे थे। तो भारत पूर्ण रूप से जो पहले रशिया के कंट्रोल में था, और ये तो सभी जानते हैं, ये तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, आर्टिकल्स हैं कि सोनिया गांधी के पिताजी कौन थे। गूगल पे सर्च कर लीजिए। तो भारत को इंदिरा गांधी के टाइम तक, राजीव गांधी की डेथ तक, या कहें सोवियत संघ बिखरने तक, कंट्रोल कर रहा था केजीबी। ये भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, बहुत से लेखकों ने अपनी बुक में भी लिखा है कि इंदिरा गांधी को बैग में पैसे आते थे। बोफोर्स हुआ, पैसे किसने बनाए? कत्रोची का नाम है, इटालियन था, फैमिली मैन था। अब कौन सा फैमिली मैन था, सब अलग अलग बातें करते हैं, उसमें नहीं जाते। लेकिन राजीव गांधी वॉज द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर, और वो केवल एक व्यक्ति ने उन्हें बनाया था प्रधानमंत्री। पहले उन्होंने, राजीव गांधी का रास्ता साफ करा गया था। संजय गांधी को हटाओ, मेनका गांधी को घर के बाहर निकालो, पूरा परिवार संभालो, पूरे परिवार पे कंट्रोल लो, उसके बाद इंदिरा गांधी को अलग। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पावर के लिए मौतें हुई हैं? बिल्कुल, एक संशय तो साफ साफ खड़ा होता है ना। संशय नहीं, आई मीन इससे ज्यादा फैक्चुअल एनालिसिस क्या हो सकता है कि सत्ता अपने हाथ में रहे, उसके लिए आपने लोगों को टपका दिया। अब मैं ये, चलिए ये बात मेरी मेरी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है। खुद सोचिए, अगर संजय गांधी की मौत नहीं होती तो क्या होता? संजय गांधी प्रधानमंत्री होते। ठीक। अगर राजीव गांधी की मौत नहीं होती तो क्या होता? कांग्रेस हार चुकी थी। अगर इंदिरा गांधी की मौत नहीं होती तो क्या होता? कांग्रेस हार चुकी थी। और ये भी आप सबको पता है कि कांग्रेस का एक प्रेसिडेंट जब सीताराम केसरी बने, और उसके बाद जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, तो सोनिया गांधी के लोगों ने सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया और धोती फाड़ दी उनकी। क्यों? क्योंकि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता जानी थी। तो अब अगर आप पूरे कोइंसिडेंस को जोड़ के देखिए तो यहाँ शंका कहां रह जाती है भाई? ठीक हम तो बात। डंके की चोट पे बोलते हैं। अब 2014, आपको 2014 का वो दिन याद रखना चाहिए, शाम का जब रिजल्ट आ चुका था, और प्रेस ने सोनिया गांधी से पूछा कि आप क्या संदेश देना चाहती हैं, और राहुल गांधी बाजू में खड़े हुए थे। राहुल गांधी मुस्कुरा रहा था ना। राहुल गांधी पप्पू नहीं है। वो इसलिए मुस्कुरा रहा था कि उसे पता है जैसे और सरकारें गिराई हैं, 1-1.5 साल में हम इसको भी गिरा देंगे और उसके बाद काम हो जाएगा। वो सरकार गिरा नहीं पाए क्योंकि मोदी अटल जी नहीं है। अटल जी की सरकार एक वोट से चली गई। मैं अटल जी की सरकार को राम के पच्चीनों पे चलने वाली सरकार मानता हूं अटल जी को, और मोदी जी को भगवान कृष्ण की पच्चीनों पे मानता हूं, साम दाम दंड भेद। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ? दादरी कांड, रोहित वेमुला कांड, उसके बाद बहुत सारे बीच में कांड, फिर रेप्स, फिर आपका सीए, फिर एनआरसी, फिर फार्म्स लॉ, फिर दुनिया भर का, और आज अडानी को लेके बैठे हैं। किसी मणिपुर। किसी रूप में मोदी को हटाना है, सिविल अनरेस्ट करना है, ताकि मोदी हटे। क्योंकि यही तो वह बात है कि सत्ता में जो रुकावट आई, जो सत्ता के स्पीड ब्रेकर थे, माधव सिंधिया हो, राजेश पायलट हो, वाईएसआर रेड्डी हो, दोरजी खांडू हो, उन सब को जो सत्ता के लिए खतरा थे, जैसे सुनंदा पुष्कर थी और जो लोग थे, उन सबको रास्ते से हटाया गया। सुनंदा पुष्कर की मौत ऐसे नहीं हुई है, उसको मारने के लिए बाकायदा दुबई से लोग आए।
ठीक बात। अच्छा, जितनी जितनी कांग्रेस डिप्लीट हुई है ओवर द लास्ट 9 इयर्स, उतना पाकिस्तान बर्बाद हुआ है। ये भी एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, पाकिस्तान के पास पैसे की कमी नहीं थी। तो पाकिस्तान को कौन चला रहा था और क्यों चला रहा था? और दूसरा एक प्रश्न आपके दर्शकों में प्लांट कर देता हूं, जो अगर वो चाहें तो मेरे चैनल पे आके उसका उत्तर सर्च कर सकते हैं। तवलीन सिंह एक पत्रकार हैं, सोनिया गांधी से नफरत क्यों करती हैं? और जब तवलीन सिंह का बेटा, जो कि लंदन में रहता है, शायद लंदन या अमेरिका में, उसका वीजा मोदी सरकार ने रिजेक्ट करा था, तो उनके तेवर क्यों चढ़ गए थे? ये जरा आप लोग रिसर्च कीजिए, अगर चाहें तो तवलीन नाम टाइप करके मेरे चैनल पे सर्च कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक बात। अच्छा गौरव जी, एक जो पूरी आपने क्रोनोलॉजी गिनाई, और मैंने शास्त्री जी से बात शुरू की, और आपने तो 2014 तक का एक लंबा पूरा कनेक्शन और पूरी क्रोनोलॉजी सामने रख दी। अब मैं अगर आपको फिर से शास्त्री जी के समय ही वापस ले चलूं, शास्त्री जी के बाद एक बार फिर 13 दिन के लिए गुलजारीलाल नंदा प्रधानमंत्री हुए, और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी आ जाती हैं, और न सिर्फ आ जाती हैं बल्कि उसके बाद वो 77 तक रहती हैं। 2.5 साल के लगभग मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह की सरकार रहती है, 2.5 साल बमुश्किल। उसके बाद फिर वो 80 में वापस आ जाती हैं, 84 तक रहती है। आपने जो एक बात बताई कि एक तरफ यूएस, दूसरे तरफ रशिया। देखिए, हम यहाँ शास्त्री जी की मौत, ना ना ना, सोवियत मैं संघ, सोवियत सोवियत संघ, संघ, दोनों में सोवियत फर्क है। संघ, बिल्कुल, एक तरफ सोवियत संघ, दूसरी तरफ यूएसए। ठीक है। हम यहाँ पर शास्त्री जी की मौत कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, उस पर तमाम हैं, देवधर साहब की किताब है, बहुत सारी चीजें हैं उस पर, जो है बहुत सारे लोगों ने लिखा है, कितने संदेह हैं, वो सारी चीजें हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या पैराडाइम शिफ्ट आया जब पीएमओ में फुल फ्लेज्ड श्रीमती इंदिरा गांधी आई। अच्छा, दर्शकों के लिए भी एक चीज बता दूं, शास्त्री जी जब ताशकंद जा रहे थे तो उन्होंने अपने एक मंत्री को अपने कैबिनेट से सैक किया था, और उसी समय ये बड़ी स्ट्रांग फीलिंग थी, और उन्होंने अपने नजदीकी लोगों से ये संदेश भी लीक कर दिया था कि मैं लौट के आऊंगा तो श्रीमती इंदिरा गांधी को ब्रिटेन भेज दूंगा, हाई कमीशन में कैबिनेट से हटा दूंगा। इन सारी चीजों के बाद पीएमओ में श्रीमती इंदिरा के आने के बाद और 84 तक रहने, 2.5 साल छोड़ दीजिए आप जनता पार्टी के और चौधरी चरण सिंह के, ऐसा क्या पैराडाइम शिफ्ट हुआ और उसका क्या असर हुआ भारत पर? आपने जब शास्त्री जी की बात करी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कोइंसिडेंस है जो जनता को जानना जरूरी है, और उससे जानने से पूरी तस्वीर भी साफ हो जाती है। शास्त्री जी के बाद किसकी मौत हुई थी 15 दिन के बाद? अचानक मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। होमी जहांगीर भाभा। ओहो, यस, यस, इट और वाज अ कोइंसिडेंस। ठीक है, क्या करते थे वो, आप बताइए मेरे को, क्या थे वो? भारत के आज जो कुछ भी रक्षा है और जो कुछ भी भारत का परमाणु कार्यक्रम है, वो उनकी वजह से। ठीक। सारा भाई? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष। ठीक। अब मैंने आपको बोला कलाम से नफरत करती थी सोनिया जी। जब क्रायोजेनिक इंजन बन रहा था, प्रोटोटाइप तैयार हो गया था और सक्सेस हो गई थी, उसको बनाना था, तो किसको जेल करा गया? नामबियार साहब। नंबी नारायण सर को, इसरो के साइंटिस्ट को। नंबी नारायण को जेल किसने भेजा? श्री कुमार आईपीएस। श्री कुमार आईपीएस नंबी नारायण को जेल भेजने के बाद कहां प्रमोट हुए? पुलिस चीफ गुजरात। पुलिस चीफ गुजरात बनने के बाद उन्होंने क्या करा?
हाथ धो के नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पीछे लग गए। आपने क्या करा था? आपने वहां भाभा और साराभाई को खत्म किया, इंडिया का डिफेंस और अंतरिक्ष। यहां आपने क्रायोजेनिक इंजन के बनाने वाले को रिजेक्ट किया, और भारत को क्रायोजेनिक इंजन की सप्लाई देने के लिए रशिया तैयार हो गया था, लेकिन आपने उन्हें हटा के वो ऑफर लिया ही नहीं, और आप डिपेंडेंट रहे किस पे? विदेशी ताकतों पे क्रायोजेनिक इंजन के लिए। आ रही है बात समझ में? भाई साहब बहुत गहरी बात बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल समझ बिल्कुल। में? तो अब आप आते हैं इंदिरा गांधी की कैबिनेट की जब बात होती है, तो इंदिरा गांधी की कैबिनेट कौन कंट्रोल कर रहा था? जो भी मंत्री थे, इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी के बारे में बोला जाता है गूंगी गुड़िया, लेकिन उनकी छवि बनाई गई आयरन लेडी की। सैम मानेकशॉ अगर मजबूत नहीं होते तो इंदिरा गांधी तो बांग्लादेश लड़ाई लड़ने की हैसियत ही नहीं थी उनकी। ये तो हमारी फौज के चीफ थे जिनकी बदौलत हम बांग्लादेश खेल गए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने समझौता करा और पाकिस्तानी सोल्जर्स को फ्री में छोड़ दिया, अपने सोल्जर्स मांगे ही नहीं। तो 1968 फरवरी के बाद 26 मई 2014 तक भारत को कौन चला रहा था? दुनिया में, मैंने आपको जैसा कहा, मैं कई बार समझाता हूं, जो एक अचूक हथियार है, और ये आज का नहीं है, सदियों से, हजारों सालों से है, वो एक महिला होती है, जिसको आज आप हनी ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। जितने भी रक्षा के केसेस हैं, चाहे इसरो साइंटिस्ट हों, चाहे फौज के हों, चाहे नेवी के हो, अफसर जो पकड़े जाते हैं, सब हनी ट्रैप में होते हैं ना। सबके पीछे एक महिला का ही हाथ होता है ना। तो भाई साहब मेरे को ये बात बता दीजिए, फरवरी 1968 से 26 मई 2014 तक भारत को चला कौन रहा था? भारत को चला रहा था सीआईए, और सीआईए का जो घोड़ा है उसका नाम है आईएसआई। आपने जहां सत्ता बदली, आपने जहां पीएमओ को फूल प्रूफ करा, जहां से अब कोई जानकारी लीक नहीं होती, ऐसा करते ही पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ गया और आईएसआई की कोई मान्यता नहीं रही, और पाक फौज आप आपस में लड़ रही है। आपने कंट्रोल हटाया था केवल। अच्छा, आप इसको 68 से ही लेके चलेंगे या इसको शास्त्री जी के ठीक बाद से लेके चलेंगे? नहीं, मैं इसको शास्त्री जी के पास से लेके चलूंगा, क्योंकि वो एजेंसीज की लड़ाई थी। केजीबी कंट्रोल करे या सीआईए भारत को कंट्रोल करे, क्योंकि भारत में असीम संपदा थी। भारत जितना गरीब रहेगा, इन्हीं का फायदा है। भारत गरीब रहेगा, भिखमंगा रहेगा, तो फायदा सीआईए और अमेरिका का है। मजबूत और उत्कृष्ट भारत किसी को नहीं भाता, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, व्यापार बंद हो जाएगा। तो शास्त्री जी, और उसके बाद वो लड़ाई थी शास्त्री जी के हत्या पे, कि मैं हत्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मौत नहीं कर रहा। शास्त्री जी की हत्या का दो एजेंसीज की लड़ाई थी, और शास्त्री जी की हत्या के बाद एजेंसी की बागडोर धीरे धीरे केजीबी के हाथ से खिसक के 1991 के बाद पूर्ण रूप से सीआईए के हाथ में चली गई। और 1991 में जब केजीबी टूटी, तो केजीबी के जो आपके वो थे, सोवियत संघ तो कम्युनिस्ट था ना, तो जी, सामने वाली। सोवियत संघ कम्युनिस्ट था। लोग नहीं जानते, 3 कम्युनिस्ट देश थे इस एरिया के: सोवियत संघ, चाइना, और आज का इस्लामिक नेशन कॉल्ड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कम्युनिस्ट नेशन था।
सोवियत संघ की लड़ाई अफगानिस्तान में क्या थी कि अफगानिस्तान सीआईए के हाथ में ना चला जाए, और उसको करने के लिए आपने पाकिस्तान को तैयार करा। सीआईए ने हथियार बनाया पाकिस्तान को। पाकिस्तान का तो अपना कोई वजूद आज भी नहीं है, क्योंकि उनकी कोई बिल्कुल। फिलॉसफी आज भी नहीं है। तो ये एजेंसियों की लड़ाई समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ ये में आ रही है। अब मैं, हाँ। उसके बाद 1991 के बाद जब सोवियत संघ टूटा, तो कम्युनिस्ट का इकलौता झंडा किसके हाथ में चला गया? चाइना के पास। चाइना का। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि 2008 में जो राहुल गांधी ने एमओयू साइन करा था चाइना के साथ, व्यक्तिगत तौर पे क्या था वो? भारत को बेचने की तैयारी। क्योंकि ठीक उन्हें बात है। पता था सत्ता तो हमारे ही हाथ में रहेगी, दाएं बाएं जोड़ घटा करके जैसा भी करें, पर सत्ता तो हमारे ही हाथ में रहेगी। हम इस सत्ता को भोगने के लिए ही पैदा हुए हैं। लेकिन भला हो भारत की जनता का, भारत के जगने वाले सनातनियों का, कि हमने 26 मई 2014 को उनको उखाड़ के फेंक दिया। और ये विचलितता जो आप देखते हैं आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी में, ये और कुछ नहीं है, ये वो 16 मई 2014 का रिजल्ट है जो उनको विचलित करे हुए हो। और जितना ये लोग कब्र खोदने की कोशिश करेंगे, ये खुद उतने कब्र में घुसते चले जा रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि भारत आजाद हुआ था 26 मई 2014 को। ये एक संकेत के रूप में आपने बहुत बड़ी बात कही है कि भारत 2014 के साल में आजाद हुआ। तो अब तक जितनी बातें आपसे, और उसको आप कोई भी नकार नहीं सकता, क्योंकि एक पूरी क्रोनोलॉजी बिल्कुल साफ सुथरी लाइन और बड़ी क्लियर दिखाई देती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि 11 जनवरी 1966 से ही 2014 तक, ये अलग बात है कि इंदिरा जी के समय में वो दो एजेंसियों का मामला था, लेकिन था तो विदेशी का ही। और तब से लेके 1966 से 2014 तक भारत भारत के हाथ में था ही नहीं। नहीं, भारत भारत के हाथ में नहीं था। आप कोई पॉलिसी उठा के देख लीजिए गवर्नमेंट की, अगर आप डीप स्टडी करेंगे तो पॉलिसी का फायदा, भारत में रक्षा, क्या वैज्ञानिकों की कमी है? जिस इसरो को शुरू करा था विक्रम साराभाई ने, वो इसरो क्या इतनी काबिलियत नहीं रखती थी कि अपनी सैटेलाइट अपने आप भेज सके? लेकिन आपको याद होगा, हम फ्रेंच गुयाना से भेजते थे, हम भारत से नहीं भेजते थे। नहीं व्यस्त। क्या कारण है कि डिफेंस मिनिस्ट्री का, चाहे हवाई जहाज हो, शिप हो, चाहे आपका बंदूकें हो, गोलियां हो, एक छोटा सा नट बोल्ट भी विदेश से आता था। तो समझ में आ रहा है ये पूरी, मुझे लग रहा है हाँ, कि दर्शक भी जब ये पूरी क्या क्रोनोलॉजी जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल क्या साफ हो जा कारण रहा है। क्या कारण है कि सीड भी बाहर से आते थे, किसान की अगर हम बात करें? क्या कारण है कि फर्टिलाइजर भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता था? हमने तो केवल नीम कोटिंग करा, फर्टिलाइजर बंद हो गया, चोरी बंद हो गई। तो भारत को बाजार के रूप में ही देखा जाता था। और यही कारण है कि संसद में खड़े होके राहुल गांधी ने बोला था, मेक इन इंडिया फ्लॉप है, मेक इन इंडिया संभव नहीं है, मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आगे आपको बात समझ में, ये 2008 का एमओयू है। ये खानदान बिल्कुल। में तो भारत को बेचने की प्रवृत्ति रही है, और ये प्रवृत्ति खानदान में आज से नहीं रही है, ये नेहरू जी के टाइम से रही है। शास्त्री जी के समय उसको थोड़ा सा ब्रेक मिला था, और उस ब्रेक के लगते ही शास्त्री जी को भी निपटा दिया गया। शास्त्री जी कि अगर टेन्योर को मैं देखूं, अगर मुझसे कोई डिफाइन करे, तो वो टर्निंग मोमेंट था जो आपने भारत में 26 मई 2014 को महसूस करा। महसूस किया। ये बिल्कुल। शास्त्री जी का टर्निंग पॉइंट इतने साल डिले होके 26 मई 2014 को पूर्ण हुआ। बहुत बड़ी बात, अगर बहुत बड़ी शास्त्री बात। अगर शास्त्री जी की डेथ नहीं होती, तो आज का भारत कुछ और होता। और अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का रिजल्ट माना जाता,
तो 15 अगस्त 1947 को सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते। और अगर असली में गांधी जी ने टांग ना अड़ाई होती तो भारत 1943 में आजाद होता और श्री सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते। गौरव जी, ये सारी चीजें जिस तरीके से क्रमवार और एकदम बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि एक लाइन, एक सिरे से बिल्कुल जोड़ देना, एक जंजीर तैयार कर देना, मुझे लगता है कि इस पूरी बातचीत को सुनने के बाद हम कोई निष्कर्ष रखें इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। दर्शक खुद उन सारी चीजों को जब एक कड़ी को दूसरे कड़ी से जोड़ेंगे तो 1947 से शुरू हुई कहानी, जो कि 2 साल के लगभग शास्त्री जी में ब्रेक पाती है, उसके बाद सीधे 2014 में आके खत्म होती है। गौरव जी, ये एक ऐसा एंगल था, मुझे लगता है कि दर्शकों को बहुत सारी चीजें इस चर्चा को सुनने के बाद गुनने और बुनने के लिए एक जमीन तैयार करेगी और उनकी खुद की अपनी एक बिल्कुल खुद का सोचा, खुद की एक समझ कायम होगी। हमने और आपने इस चर्चा में केवल उनके बिंदु दे दिए हैं, जैसे कहते हैं ना, डॉट्स आपने खींच दिए हैं। अगर उस डॉट्स को, सारे डॉट्स को कवर किया जाएगा तो दर्शक बहुत आराम से आपकी कही गई बात को वास्तविक रूप से न सिर्फ समझ पाएंगे बल्कि उसका मिलान भी भारत की टेम्पलेट से कर पाएंगे। और तब पता लगेगा कि 2014 में अगर भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता परिवर्तन नहीं होता तो आज भारत कहां होता। जी, आप कुछ कंक्लूड करेंगे? जी, मैंने केवल डॉट आपको दिए हैं और एक पिक्चर बना के दिखाई है, जो एक डेटा साइंटिस्ट का काम होता है, एक एज ए स्टोरी टेलर। आप खुद अपना गूगल खोलिए, रिसर्च कीजिए, जो डेट्स हैं वो रिसर्च कीजिए। अगर आपको डेट्स चाहिए तो मैं आपको डेट्स भी बता सकता हूँ। आप उन डेट का क्रोनोलॉजी अगर आप समझ ले तो जैसे 11 जनवरी 1966 शास्त्री जी, 26 फरवरी 1968 सोनिया गांधी का विवाह, 31 अक्टूबर 1984, 21 मई 1991, 11 जून 2000, 30 सितंबर 2001, 27 फरवरी 2002, 2 सितंबर 2009, ये सारी डेथ डेट्स हैं। और बिल्कुल। अब आप ये डेट लेके अगर आप इनको रिसर्च करेंगे तो आप पिक्चर साफ अपनी बना सकते हैं। मैं किसी का ना भक्त हूँ ना चमचा हूँ, मैं डेटा पे बात करता हूँ और डेटा मेरे को ये पिक्चर दिखा रहा है कि भारत 26 मई 2014 को सही रूप में आज़ाद हुआ था और उसके पिछले 9 साल में आपने वो परिवर्तन देखा है कि एक आज़ाद भारत क्या कर सकता है। और आज हम चंद्रयान लेके चांद पे भी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। और जिन डॉट्स की हम बात कर रहे थे, आपने तो सारे क्रमवार से डेट्स भी गिना दिए और मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस बातचीत से एक अपने स्तर की समझ निश्चित रूप से बना पाएंगे। तो दर्शकों, गौरव जी को आज इस नए तरीके के एंगल से आपको हमको रूबरू कराने और एक पूरा परिदृश्य, जैसे लगता है ना कि कुछ सूत्र आपको दे दिया और गणित का पूरा सवाल हल हो गया, तो मुझे लगता है कि आज की ये चर्चा गणित के उसी फार्मूले के तहत है जिससे बहुत सारे सवाल बिल्कुल साफ साफ और 100% ईमानदारी से हल हो जाएंगे। गौरव जी, आपने हमें समय दिया और इतना गंभीर बात को इतने सहज तरीके से आपने सामने रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ आपसे विदा लेने से पहले गौरव जी को एक बार और धन्यवाद देते हैं।